हेलो एवरीवन। तो हो सकता है आपको जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये क्लास 11 की एनसीईआरटी से शायद हट चुका है, पर भारी डिमांड आ रही थी कि प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाओ, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी जो है क्या है कि कई जगहों पर एग्ज़ाम में भी आती है, बीएससी के एग्ज़ाम में भी आती है। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि ये जो सारा टॉपिक जो मैं बताऊँगा वो बीएससी से भी रिलेट हो पाएगा, क्योंकि बीएससी अपने आप में भी जो है काफ़ी एडवांस टॉपिक आ जाता है कि बीएससी में काफ़ी ज़्यादा खिंच जाता है सिलेबस। पर कुछ बेसिक टर्म जो हम एनसीईआरटी से लेकर चलेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, वो क्या करेगा ना, वो बीएससी में भी मदद करेगा। देखो, ऐसा होता है कि जो ग्रेजुएशन का पार्ट होता है उसमें क्या होता है, हमें जो चीज़ें हम 11th-12th में पढ़ते हैं वही डिटेल में हो जाती हैं। जो हमने क्लास 11th-12th में आपने जो टॉपिक देखे होंगे उसी का विस्तार फॉर्म क्या होता है ना, ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, और मास्टर्स पे तो वो और ज़्यादा हो जाता है। मतलब वो 11th-12th जो हम पढ़ते हैं वही सब कुछ जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है सर, बीएससी में देखने को मिलता है, एमएससी में देखने को मिलता है। पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम एनसीईआरटी, उससे एक दो कदम आगे। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो एनसीईआरटी से चलती है, इसीलिए हमें एनसीईआरटी के एक एक टर्म को भी आना चाहिए। ये लेक्चर आप कहीं से भी देख सकते हैं, पर प्लांट फिजियोलॉजी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और प्लांट फिजियोलॉजी में से कई चैप्टर अब एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं। तो ध्यान से सुन लेना, ये चैप्टर हटा दिए गए हैं, पर फिर भी अगर आपको किसी को इच्छा हो तो ये प्लांट फिजियोलॉजी का ये टॉपिक पढ़ सकते हैं, क्योंकि नॉलेज तो कहीं से भी मिल सकती है, तो आप गेन कर सकते हैं। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट किया वो है मिनरल न्यूट्रिशन। अब मिनरल न्यूट्रिशन इस चैप्टर का नाम पड़ा है, यानी खनिज पोषण। तो ये उसके बेस पर क्या पड़ा है, तो आपने न्यूट्रिशन वर्ड सुना होगा। तो न्यूट्रिशन तो अलग अलग टाइप के होते हैं, हेटरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। हम प्लांट न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि प्लांट न्यूट्रिशन किस तरह का होता है, यानी प्लांट अपना किस तरह का न्यूट्रिशन लेता है और किस तरह से वो ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन को, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट किस प्रकार से न्यूट्रिशन को लेता है। तो डेफिनेशन जो है प्लांट न्यूट्रिशन की लिखी हुई है आपके सामने बोर्ड पर, तो आप प्लांट न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को देखो और समझो। तो प्लांट न्यूट्रिशन कह रहा है कि इज ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है, नॉट अपटेक ऑर्गेनिक फ्रॉम आउटसाइड। अब ये तो थोड़ी किताबी डेफिनेशन है, ऑटोट्रॉफिक तो लिखा है पर उसको एक्सप्लेन किया है, नॉट अपटेक ऑर्गेनिक फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनिक सिंथेसिस इटसेल्फ। मतलब ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है, स्वपोषी, कि प्लांट जो है वो ऑर्गेनिक चीज को बाहर से नहीं लेता। ऑर्गेनिक क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ, यानी कार्बनिक पदार्थ वो खुद बनाने की क्षमता रखता है। ऐसा नहीं कि उसका जो मुख्य उत्पाद है या मुख्य जो लेने का सोर्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं, वो ऑर्गेनिक नहीं लेता। वो प्लांट हमेशा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन लेता है। वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन लेता है और ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है खुद से, इसीलिए वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अपनाता है। तो प्लांट न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉफिक, नॉट अपटेक ऑर्गेनिक फ्रॉम आउटसाइड, ऑर्गेनिक सिंथेसिस करता है खुद से इटसेल्फ। फिर कह रहा है प्लांट टेक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। जो प्लांट होता है ना वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन लेता है, कहाँ से, आउटसाइड से, क्योंकि कोई भी चीज जो मिल रही है किसी भी प्लांट को या एनिमल्स को, वो कहाँ से मिल रही है, हमारे सराउंडिंग से मिल रही है, यानी आउटसाइड से मिल रही है। तो इसीलिए बोल रहा है कि जो प्लांट है वो टेक करता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, कहाँ से, फ्रॉम आउटसाइड। फिर इसके बाद मैंने कुछ न्यूट्रिएंट्स भी लिखे हैं, वो कौन से हैं, तो कार्बन लिखा है आपके सामने, नाइट्रोजन लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है, आयरन लिखा है, सल्फर लिखा है, फास्फोरस लिखा है। तो नाइट्रोजन होता है वो किसकी फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट आयन की फॉर्म में, यानी NO3- और NO2- की फॉर्म में लेता है। अगला पॉइंट क्या लिखा है सर, अगला पॉइंट लिखा है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दे आर न्यूट्रिएंट। मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, न्यूट्रिएंट है, बट नॉट मिनरल। अब मिनरल क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है, बिकॉज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल। जो मिनरल होते हैं ना वो हमेशा सॉइल से लिए जाते हैं। प्लांट को जो भी मिनरल रिक्वायर है वो कहाँ से लेगा सर, सॉइल से लेगा। यानी दे आर न्यूट्रिएंट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट है बट मिनरल नहीं है। क्यों, क्योंकि बिकॉज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल। जो चीज सॉइल से मिल रही है वो मिनरल है प्लांट के लिए, पर जो वो प्लांट जो है सॉइल से ऑब्टेन ही नहीं कर रहा है तो मिनरल नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रिएंट कहलाएगा। तो आपको न्यूट्रिएंट और मिनरल में जो है करेक्ट अंतर पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट तो सब हो सकते हैं पर मिनरल क्या होता है, जो प्लांट सॉइल से ऑब्टेन करेगा वो मिनरल कहलाएगा।
फिर यहाँ क्या लिखा है, कार्बन और ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, तो जो CO2 होता है ना उसकी फॉर्म में जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन को प्राप्त करता है, और जो हाइड्रोजन होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन जो है वाटर से प्राप्त होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दे आर न्यूट्रिएंट बट नॉट मिनरल बिकॉज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल, यानी ये पृथ्वी से हमें नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं, ये न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, ना कि मिनरल। कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन वो किस फॉर्म में लेता है, CO2 की फॉर्म में, और हाइड्रोजन कैसे प्राप्त करता है, H2O की फॉर्म में, यानी पानी की तरह। फिर जो नाइट्रोजन कह रहा है, इट इज बोथ न्यूट्रिएंट, यानी वो न्यूट्रिएंट भी हो सकता है और मिनरल भी हो सकता है। प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को न्यूट्रिएंट की फॉर्म में भी ले सकता है और मिनरल की फॉर्म में भी ले सकता है। इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा, जो कि आपको मार्क करके रखना है, वो क्या है, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको SIP पॉइंट भी कहते हैं, कि ऑल मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट, यानी सारे मिनरल न्यूट्रिएंट हो सकते हैं बट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट मिनरल। इस लाइन को फिर से सुनो, ऑल मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट, सारे मिनरल क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, बट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट मिनरल। अब इसको एक्सप्लेन करो कि सारे न्यूट्रिएंट मिनरल नहीं हो सकते, क्योंकि देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो पड़ा ना, ये न्यूट्रिएंट है, मिनरल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सॉइल से नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए आपको जो पॉइंट नोट करके लिखना है कि ऑल मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट, यानी सारे मिनरल जो है न्यूट्रिएंट है बट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट मिनरल। तो हमने जो है बेसिक चीजें पढ़ ली प्लांट न्यूट्रिशन के ऊपर। अब जो है हम क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ प्लांट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, यानी प्लांट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन को किस तरह से लेता है। तो आप जो ये स्लाइड लिखी हुई है इसको नोट करो, तब तक मैं जो है इसको आगे बढ़ाता हूं, आप इसको नोट कर लो। तो अब तक हम चैप्टर में कहाँ तक पहुंच चुके हैं, हम चैप्टर में जो है प्लांट के मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे कि प्लांट किस तरह का न्यूट्रिशन लेता है। तो आपको पता चल गया था कि प्लांट जो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन लेता है। जब प्लांट जो है इनऑर्गेनिक टाइप का न्यूट्रिशन लेता है तो हमारा इस चैप्टर में जो मेन फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, तो हमारा मेन फोकस रहेगा वो इस पर रहेगा कि स्टडी ऑफ प्लांट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, यानी हम पढ़ेंगे प्लांट का इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन किस प्रकार का है। तो आइए जान लेते हैं, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी क्या, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, यानी हम प्लांट का इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन जो है इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, तो रोल ऑफ मिनरल पढ़ेंगे कि मिनरल का क्या रोल है, यानी किस तरह उसका रोल है, किसी भी मिनरल का कितना रोल है, उसके बारे में जानेंगे कि आखिरकार मिनरल अपनी भूमिका किस प्रकार से अदा करता है। फिर उसके सिम्टम्स भी पढ़ेंगे, यानी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर मिनरल नहीं है, तो सिम्टम किस प्रकार के हो सकते हैं, क्या प्लांट मर गया या क्या प्रकार के उसमें सिम्टम देखने को मिलेंगे, कोई पार्ट डेड हो गया। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल रिक्वायर्ड फॉर प्लांट, यानी प्लांट को कितनी कॉन्सेंट्रेशन पे कोई मिनरल चाहिए उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, यानी कंसंट्रेशन का क्या सिम्टम से, क्या उसके प्लांट के पार्ट से रिलेटेड है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल रिक्वायर्ड फॉर प्लांट। और क्या पढ़ेंगे, वी नीड टू स्टडी मिनरल बाय वेरिंग कॉन्सेंट्रेशन इन सॉइल, हमारी जो आवश्यकता है वो क्या है, वी नीड टू स्टडी मिनरल, मिनरल की हमें पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरिंग कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी, यानी कंसंट्रेशन को चेंज करना पड़ेगा, किसमें, सॉइल में। यानी हम सॉइल में चेक करके देखेंगे कि अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी। पर आपने तो ये बोल दिया कि सर हम सॉइल में जो है कंसंट्रेशन को वेरी करेंगे और पता लगा लेंगे कि मिनरल कितना चाहिए, क्या रोल है, क्या सिम्टम है। क्या ये इतना आसान है क्या, क्या इसको हम सीधा कर सकते हैं। तो आइए अगली लाइन में जान लेते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, टू चेंज कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल, कि हम मिनरल की कंसंट्रेशन को चेंज कर दें फ्रॉम लार्ज एक्सटेंट इन सॉइल। हमने एक लाइन में तो पढ़ा, क्या पढ़ा, कि वी नीड टू स्टडी मिनरल, हम स्टडी कर सकते हैं मिनरल की बाय वेरिंग कंसंट्रेशन, किसमें, सॉइल में। पर अगली ही लाइन हमें क्या बताती है, ये लाइन बता रही है कि इट इज नॉट पॉसिबल। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्या पॉसिबल नहीं है, टू चेंज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल टू लार्ज एक्सटेंट, यानी हम ये कर ही नहीं सकते लार्ज एक्सटेंट इन सॉइल। ठीक है,
क्योंकि जो क्या होता है ना, अब ये कारण भी तो होगा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सम टाइम जो सिम्टम होते हैं ना वो ड्यू टू इन्फेक्शन होते हैं, नॉट अ मतलब कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल। हमने क्या करा, कंसंट्रेशन को चेंज करके देख लिया सॉइल में। अब कंसंट्रेशन जैसे ही चेंज हुई तो अब लाइट चली गई है, पर मैं लेक्चर बना दूंगा क्योंकि शॉर्ट लेक्चर भी आ सकता है, आप देख सकते हैं, कभी भी कंडीशन कैसी भी हो सकती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल टू लार्ज एक्सटेंट इन सॉइल, कह रहा है सम टाइम सिम्टम ड्यू टू इन्फेक्शन। हमने सोचा कि यार ये जो सिम्टम आया वो किसकी वजह से आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल चेंज करने की वजह से आ रहा है, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ, कभी कभी क्या होता है वहां पे हो सकता है प्लांट में कोई इन्फेक्शन हो गया। अब प्लांट में कोई इन्फेक्शन हो जाए फिर कुछ चेंजेस देखने को मिले तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हमको पता ही नहीं चला कि वो मिनरल का दिक्कत थी या किसकी दिक्कत थी, इन्फेक्शन की दिक्कत थी। लाइट आ गई, थैंक यू लाइट वालों को, क्योंकि लाइट कभी भी भाग सकती है। तो नोट क्या कह रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी मिनरल इन सॉइल, इसीलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम मिनरल को कहाँ पढ़ सकें, सॉइल में पढ़ सकें। तो अब सर सॉइल में तो हम पढ़ नहीं सकते, तो कोई ना कोई तो ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हम पढ़ सकें, हम पता लगा सकें कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन किस प्रकार से ले रहा है। अगर ऐसा कोई तरीका ही नहीं है तो हम पता कैसे लगाएंगे कि मिनरल की कंसेंट्रेशन कितनी चाहिए या कौन सा मिनरल कितना रिक्वायर है, कोई टेक्निक तो बताओ। अब कई लोग क्या करते हैं ना, ये चीज़ें, ये लाइन इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ाते। क्यों नहीं पढ़ाते हैं, सीधा उस टॉपिक पे ले जाते हैं जो एनसीईआरटी में या किसी भी जगह पे डायरेक्ट गिवन होता है। देखो एनसीईआरटी में सारी लाइनें होती हैं, इंट्रोडक्शन भी वो देता है, ब्रीफ देता है, पर उसको हमें खुद समझना पड़ता है। वो कम में कंसाइज करके इंट्रोडक्शन को देता है और उसकी लाइनों को हमें लार्ज एक्सटेंट तक लेके जाना होता है। कई लोग आपको हाइड्रोपोनिक्स डायरेक्ट पढ़ा देंगे कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ लिया कि उसमें हम जो है एक मीडियम बनाते हैं जिसमें हम पढ़ लेते हैं कि मिनरल के बारे में क्या होता है। मतलब क्या करा हमने, सीधा हाइड्रोपोनिक्स पढ़ लिया। पर उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हाइड्रोपोनिक्स पढ़ना ही क्यों था, क्योंकि इसलिए ज़रूरी था ना क्योंकि हम कंसंट्रेशन को चेंज नहीं कर सकते सॉइल में। अगर हम सॉइल में ही कंसंट्रेशन को चेंज कर लेते और जो चीज़ें हमें सिम्टम देखने को मिल जाते तो फिर तो ये ऐसी टेक्निक बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों पैसा खर्च करना है, साइंटिस्टों ने पैसा खर्च किया तो उनको पैसा मिला होगा, ऐसा थोड़ी कि उनके पास बहुत पैसा था तो बहुत तेरा पैसा था तो खर्च कर दिया। नहीं, उन्होंने कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट के थ्रू की तो कोई ना कोई दिक्कत तो रही हुई होगी कि हाइड्रोपोनिक्स बना। तो क्या दिक्कत थी, हम सॉइल में पढ़ ही नहीं सकते थे सर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम सोच रहे हैं कि वो कमी किसके वजह से आ रही है, मिनरल के वजह से आ रही है, पर क्या पता हो सकता है प्लांट को कोई इन्फेक्शन हो गया हो, मान लो फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि वो चेंज हो रही है, कोई भी चीज़ दिक्कत आ रही है किसकी वजह से, मिनरल के वजह से, पर बाद में पता चला कि वो सिम्टम किसके वजह से आ रहे थे, इन्फेक्शन की वजह से, तो सब गड़बड़ हो गया, यानी मिनरल का रोल हम पढ़ ही नहीं पाए। तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि हमें मिनरल स्टडी करनी होगी, तो मिनरल स्टडी इज नॉट पॉसिबल इन सॉइल। अब ये पता चल गया हमें मिनरल तो हम सॉइल में पढ़ ही नहीं सकते, अब क्या करें। एक साइंटिस्ट थे जूलियस वॉन सैक, 1860 में एक महान वैज्ञानिक ने क्या काम किया, जो कि जूलियस वॉन सैक थे, उन्होंने एक टेक्निक डेवलप करी। अच्छा टेक्निक डेवलप करी, ठीक है, टेक्निक डेवलप व्हेन अ प्लांट कैन बी ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम टिल मैच्योरिटी। उन्होंने एक आर्टिफिशियल मीडियम बनाया जिसमें उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की थी कि एक प्लांट को उन्होंने ग्रो करके देखा था टिल मैच्योरिटी तक, यानी जब तक प्लांट कहाँ पहुंच गया हो, अपनी मैच्योरिटी वाली कंडीशन में पहुंच गया हो, तब तक उन्होंने ग्रो करके देखा एक आर्टिफिशियल मीडियम में टिल मैच्योरिटी तक। अब आपको मैच्योरिटी का मतलब समझ में आना चाहिए कि प्लांट मैच्योर हो गया, अरे वाह प्लांट मैच्योर हो गया, सर हम मैच्योर होते तो हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, अगर हम मैच्योर हो जाए तो बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी, हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो प्लांट मैच्योर होगा क्या, उसमें भी चेंजेस आएंगे, हाँ। तो आपको याद रखना है अगर प्लांट मैच्योर होता है तो मैच्योर से मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि वो सभ्य आदमी बन गया, नहीं, उसमें क्या होना चाहिए, प्लांट में ग्रोथ होनी चाहिए, यानी प्लांट अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। फिर क्या करता है, साथ में फ्लावरिंग आती है, यानी इसमें फूल आने लग जाते हैं और जो फ्लावर होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट में, इसलिए फ्रूट भी आते हैं। तो उन्होंने क्या करा, एक आर्टिफिशियल मीडियम बनाया जिसपे उन्होंने क्या करा, ग्रो करके देखा किसी भी प्लांट को
कहाँ तक? टिल मैच्योरिटी तक। अब मैच्योरिटी तक क्या मतलब था? उसमें ग्रोथ देखी, फ्लावरिंग देखी, फ्रूटनिंग देखी, तो ये किया उन्होंने। और मैच्योरिटी का मतलब समझ में आ गया। फिर जो है मैनी साइंटिस्ट क्या करने लगे, डेवलप करने लगे सिमिलर टेक्निक टू स्टडी मिनरल। अब एक जब क्रांति आती है, यानी एक रेवोल्यूशन आता है, तो उसके पीछे रेवोल्यूशन बढ़ते जाते हैं, मतलब एक के बाद एक आती जाती है क्रांति। जैसे कई यूट्यूब पे भी जो क्रांति आई थी वो कई लोगों ने करी थी स्टार्ट। पहले किसी ने एक चैनल बनाया, उसमें बढ़ाया, फिर आगे चैनल बनते गए, और आप देख रहे होंगे अब चैनलों की भरमार है, और कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि हर कोई अध्यापक ये चाहता है कि मैं बेस्ट बढ़ाऊं, और ये होना ही चाहिए। इससे क्या होता है, अगर कोई भी टीचर ये सोचेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने को बेस्ट करूं, तो क्या होगा, उससे फ़ायदा हमको होगा, कई बच्चों को हो जाएगा। क्योंकि उससे क्या होगा कि जितना ज़्यादा कोई अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, जैसे क्या करेगा, सस्ती चीज़ें लाएगा। पहले क्या था कि यही चीज़ें पढ़ने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता था, अब कईयों के पास फ़ोन है, आराम से वो बैठ के पढ़ सकते हैं। तो क्या है ना, कई चीज़ें आसान हो गई हैं, कठिनाइयाँ बढ़ी है। देखो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, कई चीज़ों की जॉब छीन लिया, वो छीन लिया, वो एक अलग फैक्टर है। पर कई लोगों को मौका भी तो मिला, उससे कई लोगों के रोजगार भी बढ़े। ऐसा नहीं कि मतलब स्मार्ट टेक्नोलॉजी आई तो उसने कईयों की पोस्ट छीनी, ऐसा नहीं हुआ, कईयों को फायदा भी हुआ, उससे कईयों को जॉब मिली। इसमें क्या कह रहा है, जब एक रेवोल्यूशन आया तो उसमें क्या हुआ, मैनी साइंटिस्ट ने क्या करने की कोशिश करी, डेवलप करी सिमिलर टेक्निक टू स्टडी मिनरल, यानी मिनरल की स्टडी के लिए अलग अलग टेक्निक को डेवलप करने की कोशिश करी। अलग अलग आर्टिफिशियल मीडियम बना के देखा, को किसी ने कुछ प्रकार का आर्टिफिशियल मीडियम लिया और फिर प्लांट को ग्रो करके देखा, कईयों ने प्लांट को सक्सेसफुली ग्रो कराया, और एक टेक्निक जो डेवलप होके आई जिसको हाइड्रोपोनिक्स कहा गया। अब हाइड्रोपोनिक्स तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, पर बेसिक चीज़ें हाइड्रोपोनिक्स की मैं बता देता हूँ कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, एक सॉइल लेस कल्चर होता है। सॉइल लेस कल्चर होता है किसके लिए, प्लांट के लिए। आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन मीडियम लेते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हाइड्रोपोनिक्स का जो डायग्राम है ना, मैं आपको दिखाता हूँ कॉपी में मैंने कैसे बनाया है। ये हाइड्रोपोनिक्स होता है। अब ये हाइड्रोपोनिक्स हम कब पढ़ेंगे, हाइड्रोपोनिक्स हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर जो है ज़्यादा बड़े नहीं आने। तो आपको ये पता चल गया होगा कि हमने हाइड्रोपोनिक्स पढ़ना था तो क्यों पढ़ा। इस लेक्चर में हमने ये जाना कि हाइड्रोपोनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है। तो हाइड्रोपोनिक्स पढ़ने जब आए तो आपको पता होना चाहिए कि हम मिनरल की स्टडी सॉइल में नहीं कर सकते, इसीलिए हमें एक आर्टिफिशियल मीडियम चाहिए था जिसमें हम प्लांट को ग्रो करा सकते हैं मैच्योरिटी तक। अब सर मैच्योरिटी का क्या मतलब होता है, यानी उसमें ग्रोथ देखने को मिल जाए, फ्लावरिंग देखने को मिल जाए, फ्रूट देखने को मिल जाए। तो आपको जो है अपना डायग्राम भी इस तरह से बनाना है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। नई एनसीईआरटी में हो सकता है हाइड्रोपोनिक्स का टॉपिक ना भी हो, तो आप पुरानी एनसीईआरटी से देख सकते हैं। और देखो ड्रॉपर वाले अगर नहीं है सिलेबस में तो ना देखें, क्योंकि 11th-12th में एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो पढ़ सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स से कुछ भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इनके पास टाइम होता है। पर ड्रॉपर वाले इसको अगर नहीं है तो ना पढ़ें। फिर हम रोल ऑफ हाइड्रोपोनिक्स पढ़ेंगे, कल जो है कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियल मिनरल के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन पे कोई मिनरल किस तरह से रोल अदा करता है। तो अपने नोट्स को जो है प्रॉपर बनाएं, रिवाइज करते रहें। तो हाइड्रोपोनिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी ये कल के लेक्चर में जानेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप जो है इस सब को नोट कर लें, और कल कौन कौन देखते हैं हाइड्रोपोनिक्स के लिए इंतजार करता है। तो हाइड्रोपोनिक्स पे आएगी कल एक वीडियो, उसके ऊपर पूरा बताया जाएगा कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। 1816 में ऐसा कौन सा क्रांतिकारी कदम उठा कि जिसके बाद सबने आर्टिफिशियल मीडियम बनाना शुरू करा, एक सॉइल लेस कल्चर बनाया जिसमें प्लांट को ग्रो कराया। तो हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। इसको रिवाइज करते रहिए और मस्त रहिए।